हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे जो कि पिछले साल आए थे। और अभी हमारे पास है 2020 का जो सेट नंबर 3 है 822 MX। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये 2 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके थे। 3rd नंबर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं। सभी के सभी होते हैं 2-2 नंबर के और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नों का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे रहेंगे इनके हल। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन। के किस मान के लिए? k + 9, 2k - 1 और 2k + 7 ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। बहुत अच्छे सवाल है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको लिखना होगा कि यदि जो हमें पद दिए गए हैं उनको लिख लेंगे कि समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, तब a2 - a1 = a3 - a2। ये एक बात है जहाँ पे बताया जाता है कि इनका सर्वांतर में से बराबर होगा। यानी दूसरे पद में पहला पद घटाने पर जो अंतर मिलेगा वही पद तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने पर प्राप्त होता है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा काम करना नहीं है, बस सीधे सीधे हमको रख देना है यहाँ पे वैल्यूज़ को। तो a2 अपना यही है, यहाँ पे रख देना 2k + -1 हमने रख दिया। -a1 रखने के लिए हम k + 9 को रखते हैं, = करते हैं। तो यहाँ पे a3 जो है वो 2k + 7 है, उसमें से हमको माइनस करना है 2k - 1 को। चलिए यहाँ बात तो शुरू हो चुकी है। k की वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पे 2k - 1 कर रहे हैं, k को अंदर गुणा करा रहे हैं, -k हो जा रहा है, -9 हो जा रहा है। यहाँ पे -9 बनाना था मुझे। और यहाँ पे 2k + 7 है और यहाँ पे -2k + 1 है। 2k कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट नहीं रहा है। 2k में 1 के घटाने पर 1 मिल जाएगा, ये दोनों माइनस में है, 9 1 -10 हो जाएगा। और यहाँ पे 2k तो कट चुका है, 7 1 8 हो जा रहा है। 10 को उधर भेज देंगे, k = मिल जाएगा 18। यहाँ पे -10 इधर आके प्लस हो गया, तो k = 18 मिल गया। यहाँ पे k की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो इस प्रकार से हमको आंसर भी मिल चुका है। और यहाँ पे समांतर श्रेणी के क्रमागत हैं k के किस मान के लिए हमने k का मान बता दिया है। k का मान 18 है, तो आगे हम लिख देंगे कि k = 18 के लिए ये पद समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो ऐसे में हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन का पहुँचते हैं। और ये मेरी कॉपी सीधी और टेढ़ी क्यों हो रही है? एक तो ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा रखता हूँ, मतलब बड़ा मुश्किल होता है मुझे। नहीं, मज़ा आता है, मुश्किल नहीं होता है, कुछ परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तीसरे का ख नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। अच्छे तरीके से फेंटे मतलब पीसना मतलब मिक्स करना। और ताश के 52 पत्तों में से, ताश में 52 पत्ते ही होते हैं और उसे हम 52 पत्तों वाली किताब कहते हैं। 52 पन्नों वाली किताब जिसको हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है इसको खेलने में। वैसे ही उसको खेलने के लिए घर पे मना ही है, और अगर आप खेलते पकड़े जाते हैं तो आपको डांटा और पीटा जा सकता है। पर चूँकि हमारी किताब में तो बड़ा मज़ा आता है, कह देंगे अरे किताबी में सवाल रही, वही अलग करते ही। सो नेक्स्ट, उनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब आंख बंद के जैसे जादू दिखाया जाता है ना, ये कौन सा पत्ता निकाल रहे हो, मैं जानता हूँ ये कौन सा पत्ता है। तो यादृच्छा निकाला जाता है। चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता क्या है? पत्ता के राजा होने की प्रायिकता, राजा मतलब किंग मतलब के से अच्छा जो दिखाया जाता है वो राजा होता है। आपके लिए मेरा एक सवाल है, कौन से किंग जो आपके ताश के पत्ते होते हैं उसमें से कौन सा किंग की मूछें नहीं होती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ताश का पत्ता उठाइएगा, उसमें से किंग खोजिएगा और उसमें से देखिएगा कि किस राजा की मूछें नहीं हैं। बाकी 3 की हैं, 1 की नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल मैं इन राजा की मूछों को किनारे रख करके इस क्वेश्चन को देखना का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो भाई लोग, हम यहाँ पे प्रायिकता की बात कर रहे हैं, तो हमको चाहिए कुल संभव परिणाम, यानी टोटल कितने पत्ते हैं। 52 पत्ते हैं, तो यही है 52 पत्ते ही हमारे कुल संभव परिणाम है। यानी 52 पत्तों में से एक पत्ता अगर निकालते हैं तो वो उनमें से कुछ भी हो सकता है, एक कोई भी पत्ता हो सकता है, वो हो गए 52 कुल संभव परिणाम।
अब क्या है कि हमको राजा चुनना है, तो उनमें केवल 4 राजा होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए, चारों में से कोई एक भी निकल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल समूह परिणाम 4/52, 13 चौके 52 होता है तो 13 मिल जाएगा, 1/13 ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही 3 अक्षर के 3 शब्दों के मतलब 3 लाइनों के सवाल थे, और इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ा के लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैंने कम से कम लिखने की कोशिश की है। तो आगे बात करेंगे तीसरे का ग नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं समीकरण x² - 7x + 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हल करने का जो तरीका होता है, अगर आपको भूल गए हैं आप, मैं कॉपी में लिखता हूँ बताता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे भूल गए हैं, आपने अगर गलती की है, तो आपको यहाँ पे आप इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके x की वैल्यू निकालेंगे, कहेंगे इसके मूल है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल करेंगे। पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हम ऐसा करके गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसको हल करने के एक दूसरा तरीका भी दिया गया है। अगर हम कह लेंगे मानस समीकरण इतना के मूल क्या हो रहे हैं, माने अल्फ़ा और बीटा हैं, तब हमारा जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस लगाया, b का मान -7 है, -7 रखा, a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे +7 हमको मिल जाता है, 7/1 मिल जाता है, जो कि हम कह देंगे 7 है हमारा आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 मिल गया है, और उसके बाद निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, जो कि होता है c/a। तो c हमारा कितना दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है, a कितना है 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमको 12 ही मिल चुका है। अब निकालेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल तो अल्फ़ा बीटा हो गया, इनके व्युत्क्रम का योगफल का मतलब होता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब ये कैसे करेंगे सर, ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न भरा हो गया, अल्फ़ा बीटा तो आपने निकाला नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम किया जाता है, नीचे वाले गुणा यानी कि और तिरछा गुणा यानी कि जोड़ कर रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया, यहाँ पे बीटा चला जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा चला जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया था 7, अल्फ़ा बीटा का मान हो गया था 12, यही हमारा जो है आंसर हो गया। बस बात खत्म हो जा रही है, ये हो गया मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। वैसे तो अरिहंत की किताब में ये भर भर के सवाल हैं, ढेर सारी हैं, और राजीव की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में भी ये क्वेश्चन हैं, कुछ कम मात्रा में, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है और इसी तरीके से आपको इसका जवाब देना है। और कोई तरीका आप लगाते हैं तो वो कम सही माना जाएगा या फिर गलत भी मान लिया जाए और आपको नंबर ना भी दिए जाएँ, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी भी है। क्योंकि भाई बात यही है कि अब जब सवाल को एक तरीके से किया जा सकता है, आसान तरीके से किया जा सकता है, तो मुश्किल तरीके से करना वो सही ना माना जा सके। तो बात को ख़त्म करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन है, जो कि तीसरे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, और इस वीडियो का भी आखिरी ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन को अगले वीडियो में ले आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे ये द्विघात समीकरण का सवाल लग रही है, और मैं यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो हम यहाँ पे पहली संख्या, ठीक है, मैं ऐसे फर्स्ट लिख लेता हूँ x, और सेकंड वाली लिख लेता हूँ y। प्रथम शर्त जो चल रही है, फर्स्ट कंडीशन, वो क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई कर लेता हूँ बराबर 26। आप कहेंगे सर क्या y माइनस x नहीं किया जा सकता? 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या, ठीक है, तो क्या y माइनस x नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन फ़िलहाल मैंने x माइनस वाई लिया, तो मैं वहीं पे अड़ा रहूँगा, टिका रहूँगा, मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। और मुझे भी यही उम्मीद है कि आप भी, अगर आपने y माइनस एक्स किया है, तो आप भी उस पर टिके रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फिलहाल बात करेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई यहाँ पे बड़ी वाली संख्या ये मान लिया हमने, इसमें से उसको घटाने में 26 मिल रहा है, तो एक संख्या क्या कह रहे हैं कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो x है वो y का 3 गुना होना चाहिए, तो ये दूसरी कंडीशन बन रही है, यानी x इक्वल टू क्या मिल रहा है, 3y मिल रहा है। तो हम यहाँ पे दूसरी शर्त इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन लिख रहे हैं, एंड सेकंड कंडीशन चल रही है, हमको लिखना होगा द्वितीय शर्त के अनुसार। फिलहाल यहाँ पे दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे हमने बना दिया।
अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन मिल चुके थे, पहले कंडीशन मिल चुकी थी। यहाँ से x का मान हम पहले समीकरण में रखने के बाद x का मान x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे तो 3y वहाँ पे मिल जाएगा, माइनस वाई बराबर 26 हो रहा है, घटाने पर 2y मिल जाएगा बराबर 26 हो जाएगा, 2 से काटने पर 13 मिल जाएगा, यानी y का मान हमको मिल जाएगा 13। यहाँ पे एक आंसर मिल चुका है। और x का मान निकालने के लिए x बराबर करना पड़ेगा 3y, और 3y y का मान होता है 13, 13 3 39। तो यहाँ पे y का मान क्या मिल गया, 39 मिल गया। तो यहाँ पे हमें पहली संख्या 13, दूसरी संख्या यहाँ पे x लिखना था, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13 हमको मिल चुके हैं। यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म, क्योंकि हमने चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर ली है। पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और आगे के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।